नमस्कार, मैं जसवंत वर्मा स्वराज्य आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले जैसे कि लेक्चर मैंने लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित जो कुछ संवैधानिक प्रावधान थे उस पर डिस्कस किया था, वैसे ही एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके सामने उभर करके आ रहा है वह है राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है, राष्ट्रपति ही ऐसा अभिभाषण क्यों देंगे, भारत के संविधान में ऐसा क्या प्रावधान है कि राष्ट्रपति को अभिभाषण देने की आवश्यकता पड़ जाती है। इनके जो संवैधानिक प्रावधान है वहां क्या है, साथ में इसका क्या बेसिक उद्देश्य होता है और हमारे एग्जाम्स में प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं इससे, चाहे प्रारंभिक परीक्षा में हो चाहे वहां मुख्य परीक्षा में हो राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा। हम इस पर चर्चा करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से, क्योंकि इनका संबंध किससे है, राष्ट्रपति के अभिभाषण से है। एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। अब इससे संबंधित जो संवैधानिक जो प्रावधान है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। भारत के जो संविधान में है, भारत के संविधान में इससे संबंधित दो अनुच्छेद है। भारत के संविधान में इससे संबंधित दो अनुच्छेद है। एक अनुच्छेद 86 है, 86 है, और एक दूसरा अनुच्छेद है 87। ये दो अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, हमें ये ध्यान रखना है। ये तो सबसे पहले तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए यही इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पास में कि भारत के संविधान में एक अनुच्छेद 86 है और दूसरा जो अनुच्छेद है वहां है अनुच्छेद 87 है, जहां पर राष्ट्रपति के अभिभाषण की बातें कही गई है। अब उसमें जो है ये 86 और जो 87 है, पहले उनकी भाषा देख लेते हैं, उस पर हम फिर गंभीर डिस्कस करने से पहले जो है इसके कुछ संवैधानिक प्रावधान को पहले देख लेते हैं, क्योंकि इनकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, क्योंकि विधि की भाषा है, संविधान की भाषा है, उनको हम सरल भाषा में फिर समझने का प्रयास करेंगे। पहले जल्दी जल्दी में इनको समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है संविधान में। तो जैसे जो है इसमें पहली बात कह रहे हैं कि सदनों में, सदनों का मतलब तो समझ में आ रहा होगा कि भारत में जो है संसदीय परंपरा में हमारे पास में दो सदनीय व्यवस्था है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है और दूसरा जो है लोकसभा है। उसमें अभिभाषण का पहली बात तो यही ध्यान रखना है, उसमें अभिभाषण का, तो राष्ट्रपति जो है 86 के अंतर्गत सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का, ये दो अलग बातें कह रहे हैं। ये एक तो अभिभाषण की बात कर रहे हैं और दूसरा जो है संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। राष्ट्रपति की जो अधिकार है उसके परिप्रेक्ष्य में भारत के संविधान में कई अलग अलग प्रावधानों में और अलग अलग संदर्भ में उल्लेख किया गया है, अलग अलग संदर्भ में उल्लेख किया गया है। क्योंकि यहां पर चूंकि जो है हम संसद वाले खंड की बात कर रहे हैं, संघ वाले खंड में, संघ वाले भाग में हम संसद वाले खंड की बात कर रहे हैं, और उनमें हम ये भी जानते हैं आर्टिकल 79 में कि संसद के संगठन में राष्ट्रपति एक नेतृत्वकर्ता के रूप में है। इसीलिए यहां पर जो प्रावधान किया गया है कि संसद के जो सदन है वो सदन को अभिभाषण करेगा और उनको संदेश भेजेंगे। ये राष्ट्रपति का अधिकार है। राष्ट्रपति के पास जानते हैं जैसे कि उनके पास में कई अधिकार है, कई शक्तियां हैं, उनमें ये जो अभिभाषण करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति की, ये विधायी शक्ति है, ये उनकी विधिक शक्ति है जो भारत के संविधान ने राष्ट्रपति को प्रदान किया हुआ है। पहली बात तो यही हो गया। तो अनुच्छेद 86 की बात क्या बात कर रहे हैं, ये राष्ट्रपति भाषण करेगा, अभिभाषण करेगा, उनको संदेश भेज सकते हैं। दो बातें हुआ। तीसरी बात है जो हमें समझना है 87 में, आर्टिकल 87 में, अनुच्छेद 87 में जो बातें क्या कह रहा है, राष्ट्रपति की विशेष अभिभाषण, ये स्पेशल एड्रेस की बात कर रहे हैं, ना कि नॉर्मल एड्रेस की बात कर रहे हैं। स्पेशल एड्रेस मतलब आर्टिकल 87 की बात कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है एक सामान्य अभिभाषण की परिस्थितियां अलग प्रकार की है और एक विशेष अभिभाषण की जो परिस्थितियां बिल्कुल वो अलग प्रकार की है, और इनके साथ साथ वो संदेश भेजने की जो परिस्थितियां है वो भी बिल्कुल अलग प्रकार की है। तो तीनों अलग अलग विषय है और तीनों का संदर्भ जो है अलग अलग है।
हम ये समझेंगे। पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति संसद के एक सदन में, ध्यान रखने वाली बात है, या फिर एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इसका प्रावधान के लिए सदस्यों को उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा। उसके बाद दूसरी इसमें जो उपखंड है इसकी बात कर रहे हैं 86 के, उसमें राष्ट्रपति संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है या कोई अन्य संदेश, मतलब कोई विधेयक ही लंबित होगा तभी संदेश भेजेंगे, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। कोई अन्य कोई विषय है उससे संबंधित संदेश भी राष्ट्रपति ऐसा भेज सकता है और इस सब पर विचार करने के राष्ट्रपति अपेक्षा कर सकते हैं कि वह उपस्थित हो। पहली बात तो यही है। दूसरी बात है, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में जो प्रावधान किया गया है उसमें लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात, यहां समझ लेते हैं, मगर यहां पर जिससे ऊपर में 2 लिख रखा है इसका मतलब इनको बाद में जोड़ा गया है। ये मूल संविधान में ऐसा नहीं था, मूल संविधान में कुछ अलग प्रावधान थे, हम उनको भी समझ लेंगे। प्रत्येक सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत में दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और अपने आह्वान का कारण बताएगा। ये मुख्य कुछ इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। ठीक, अब इसी को जो है सरल भाषा में समझ लेते हैं एग्जैक्टली जो है कि ये क्या बातें कह रहे हैं। पहली बात है ये, क्योंकि ये अनुच्छेद 86 और 87 का जो संबंध है, इस दोनों का संबंध जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही है किसी न किसी रूप में। इसीलिए हमें इस अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 87 को हमें दोनों को एक साथ समझना चाहिए, हमें दोनों को एक साथ समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है एक ऐसा विषय है जिनका संबंध राष्ट्रपति के विधायी शक्ति से जुड़ा हुआ है, विधायी शक्ति से जुड़ा हुआ है। अब इसमें जो है भारत के राष्ट्रपति को जो है हमने 2 विशेष अधिकार दे रखे हैं। एक जो हमने दे रखे हैं अनुच्छेद 86 में और दूसरा जो दे रखे हैं हमने अनुच्छेद 87 में। तो पहली प्रश्न तो यही आता है कि इनको हमने 2 ऐसे अधिकार क्यों दे रखे हैं, इनको हमने ऐसे अधिकार क्यों दे रखे हैं, फिर भारत के संविधान ने इनको ऐसे अधिकार क्यों दिया। उसका सबसे बड़ा कारण है और केवल यही एक कारण है कि भारत के जो राष्ट्रपति है ये एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में है। भारत के जो राष्ट्रपति है ये जनता के द्वारा निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख है, राष्ट्राध्यक्ष के रूप में है। इसीलिए राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष जो है वहां संसद के मामलों में भी जो है वहां प्रधान है, संविधान में हमने ये भी देखे हैं। राष्ट्राध्यक्ष के मामले में अगर देखें तो भी वहां संसद के मामले में जो है संसद का प्रधान है, संसद का प्रधान है। आर्टिकल 79 में संसद का जो गठन है वह राष्ट्रपति और 2 सदन, जिनमें पहला राज्यसभा, जिसमें से लोक सदन जो है राज्यसभा और निम्न सदन जो है लोकसभा। इसका मतलब ये है कि संसद का जो संवैधानिक प्रधान है वो भारत के राष्ट्रपति है। इसीलिए वहां सदनों में अभिभाषण करेगा और संदेश भेजने की उनके अधिकार है। क्यों? क्योंकि इसका नेतृत्व करता, ये जो संवैधानिक प्रधान है वो कौन है? भारत के राष्ट्रपति है। पहली बातें तो यहां हो गया। अब दूसरी बातें जो है हमने जो 87 में कर रखे हैं उनका संबंध क्या? तो राष्ट्राध्यक्ष के संविधान, राष्ट्राध्यक्ष होने के साथ साथ भारत के जो राष्ट्रपति है, जैसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है, आर्टिकल 53 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। मतलब कार्यपालिका का भी यहां संवैधानिक प्रधान है, कार्यपालिका का भी यहां जो है संवैधानिक प्रधान है। ये सब इसकी महत्ता को बता रहा है इस अनुच्छेदों की। तो 2 परिप्रेक्ष्य में समझना है राष्ट्रपति के अभिभाषण को। पहला 86 में संसद के प्रधान, संसदीय प्रधान होने के नाते है, और दूसरा जो है वो कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान होने के नाते है। 2 अलग बातें हो गई इनमें से।
अब इसमें एग्जैक्टली क्या है, अब उनको समझ लेते हैं। संसदीय प्रधान होने के नाते जो है भारत के राष्ट्रपति को जो है वह स्वाभाविक रूप से वह अपेक्षा करता है कि संसद के किसी एक सदन में, हम अनुच्छेद 86 की बात कर रहे हैं, क्योंकि संसद के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति है, इसीलिए जो है वहां कभी किसी विषय पर संसद को अगर एड्रेस करना चाहे तो किसी एक सदन को भी हो सकता है, किसी एक सदन में भी हो सकता है, या फिर कभी जो है एक साथ, क्योंकि दो सदन है, एक साथ समवेत का मतलब संयुक्त रूप से दोनों सदनों को अभिभाषण कर सकेगा। अभिभाषण करने का मतलब सामान्य भाषा में क्या है, उनको भाषण देना, एड्रेस देना। तो ये ध्यान रखना है हमें कि अनुच्छेद 86 में जो प्रदान किया गया है वो संसदीय प्रधान होने के नाते प्रदान किया गया है, और इसमें वहां संसद के किसी एक सदन को भी जो है संबोधित कर सकते हैं, या फिर जो है वहां दोनों सदनों को एक साथ संयुक्त रूप से भी संबोधित कर सकते हैं। ये पहली बातें हुए। तो स्वाभाविक है क्योंकि ये संसदीय प्रधान है, तो निश्चित रूप से वहां संसद के सदस्यों से जो है वहां संसद के सदस्यों के उपस्थित होने की अपेक्षा भी करेंगे। मगर इनके साथ साथ जैसे बताया मैंने कि 86 में क्या है, अभिभाषण करने का, इसमें जो है अभिभाषण करने की बातें भी है, एड्रेस करने की बातें हैं, और दूसरी बातें जो है इसमें संदेश भेजने का है। राष्ट्रपति जो है किसी लंबित कोई विधेयक है, यदि संसद के किसी भी सदन में, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो, उसमें कोई विधेयक बहुत लंबे समय से लंबित है, उस पर भी कोई चर्चा विचार विमर्श नहीं किया गया है, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति जो संसदीय प्रधान है, संसद के प्रधान है संवैधानिक रूप से, इसीलिए उस सदन को उस पर्टिकुलर विधेयक पर या फिर कोई विषय उस पर वह चर्चा के लिए, विचार विमर्श के लिए संदेश भेज सकता है। ये किसकी बात कह रहा हूं मैं, अनुच्छेद 86 की बात कर रहा हूं मैं। ये हो गया अनुच्छेद 86 की बातें है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 87 में है, 87 में। तो पहले तो ये स्पष्ट समझ लीजिए आपकी, ये 86 में जो राष्ट्रपति को ये जो अधिकार प्राप्त हुआ है, ये क्यों प्राप्त हुआ है, क्योंकि यहां जो है संघ के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है, जैसे कि आर्टिकल 53 में उल्लेखित है। अब संघ के जो है ये संघ के कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान है। हम अनुच्छेद अब 87 की बात कर रहे हैं, जिनमें राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये स्पेशल एड्रेस की बात कर रहे हैं, ये जनरल एड्रेस की बात नहीं कर रहा है, जैसे कि उन्होंने 86 में किया। यहां जो है विशेष अभिभाषण की बात कर रहे हैं। विशेष अभिभाषण क्योंकि यहां जो है संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है, और कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है किसका, कार्यपालिका। अब यह तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि कार्यपालिका ही है वास्तविक में सरकार के पूरे कार्यों का संचालन करता। इसीलिए जो है इस कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होने के नाते जो इनकी सरकार है, किनकी सरकार, इस राष्ट्रपति की सरकार, इनकी जो सरकार है, इनके बारे में क्या नीतियां हैं, उनकी क्या स्वरूप होंगे, इन सबके बारे में जो है वहां जनप्रतिनिधियों को बताना है। सरकार की नीतियां, चूंकि सरकार के प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है, इसीलिए सरकार की आगे भविष्य में क्या नीतियां होंगे, उनसे जो है भारत की जनता को, जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने हैं।
जनप्रतिनिधियों को अवगत करा करके जो है हम सीधे भारत की जनता को, भारत के राष्ट्रपति जो है अपनी बातें, सरकार की बातें वहां पहुंचा सकते हैं। ये भारत के संविधान में ऐसा राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है, या भी कह सकते हैं संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को ये आदेश है कि इस प्रकार से वहां जनता तक सरकार की अपनी बातों को समझाए, बताए। ऐसा करके हमने सरकार को जवाबदेह बना रखा है। मतलब ये हुआ इसमें कि विशेष अभिभाषण, अब विशेष प्रश्न ये उठता है कि विशेष अभिभाषण कब बुलाया जाएगा, विशेष अभिभाषण जो है कब बुलाए जाएंगे, इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे वर्तमान में भारत के जो संविधान है उसमें जो प्रावधान किया गया है, किया गया है कि प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात, अब प्रत्येक साधारण निर्वाचन का मतलब किसकी बात कर रहे हैं? अभी जस्ट जो है जैसे भी नए जो है फिर निर्वाचन संपन्न हुआ, अभी जस्ट निर्वाचन संपन्न हुआ और उसके बाद लोकसभा का, और कौन सी लोकसभा? बिल्कुल नई लोकसभा है ये, नवगठित लोकसभा, स्वाभाविक है नया गठन हुआ इस सभा का, लोकसभा का। अब स्वाभाविक है इस गठित हुई लोकसभा में क्या हो रही है? कई प्रकार की बातें हो रही है, चर्चा हो रही है, ठीक। तो स्वाभाविक ही अब इस बातें और चर्चा का मतलब क्या? यहां पर सत्र बुलाया जाता है, ये तो हम जानते हैं। तब सत्र जो है तो ये क्या है? नवगठित लोकसभा का ये पहला सत्र है, नवगठित लोकसभा का पहला सत्र में, पहले सत्र में राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण करेंगे, विशेष अभिभाषण। क्यों? क्योंकि यहां जो है सरकार जो गठित हुई है वो सरकार किसकी सरकार है? राष्ट्रपति की सरकार है। इसीलिए सरकार की नीतियां किस प्रकार के हैं, सरकार की पूरी मंशा किस प्रकार की है भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, उन सबके बारे में जानकारी देना राष्ट्रपति की संवैधानिक बाध्यता भी कह सकते हैं। ऐसा जो है राष्ट्रपति जो है अभिभाषण करके वहां जनप्रतिनिधियों को भी सरकार की नीतियों से अवगत करा रहे हैं, और इनके साथ साथ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वहां भारत की जनता को सरकार की नीतियां क्या होगी भविष्य में, वो किस प्रकार से वहां योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम, कानून का निर्माण करेंगे, भविष्य को लेकर उनकी योजना किस प्रकार की है। तो अभी वर्तमान में जैसे कि पहले बताया मैंने, क्या प्रावधान इसमें? वर्तमान में जो 87 में प्रावधान है कि नवगठित लोकसभा के पहले सत्र में विशेष अभिभाषण करेंगे, मगर वो कैसे? एक साथ समवेत दोनों सदनों को संयुक्त रूप से। इसका मतलब ये है जैसे अनुच्छेद 86 में जो है या तो कभी कोई एक सदन को भी संबोधित कर सकते थे या फिर दोनों सदनों को भी संबोधित कर सकते थे, ऐसी यहां बातें इसमें नहीं है। मतलब नवगठित कोई लोकसभा है तो उसका पहला सत्र जब भी आएगा तो भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होने के नाते कार्यपालिका का वहां दोनों सदनों को एक साथ समवेत संयुक्त रूप से वहां अभिभाषण करेगा। पहली बात तो यही हुआ, मगर ये जो पहली सत्र की बात कर रहे हैं यहां पर ये, और उसके बाद इसी में और प्रावधान क्या है? प्रत्येक वर्ष के, इसके बाद जो प्रावधान है दूसरी की बात कर रहा हूं मैं, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति ऐसा अभिभाषण करेगा, और राष्ट्रपति ऐसा अभिभाषण करके वो सरकार की जो नीतियां हैं या उनकी जो प्रस्तावित जो कार्य है उनकी रूपरेखा प्रस्तुत करेगा।
कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा और किनको प्रस्तुत करेंगे, जनप्रतिनिधियों को प्रस्तुत करेंगे, जिससे वो जनप्रतिनिधि जो है जनता के पास जाकर के उन नीतियों को बताए। इस तरह से जो है अभी वर्तमान में 86 जो अनुच्छेद है उसमें दो स्थिति है। तब जब राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण करता है, एक जब नवगठित लोकसभा का जो पहला सत्र हुआ उस समय विशेष अभिभाषण, दूसरा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में। और ये जानते हैं आपके प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सत्र होता है, वर्ष का जो प्रथम सत्र होता है वो सत्र कौन सा होता है, बजट सत्र होता है। क्योंकि बजट सत्र के बाद ही आगे जो है मानसून सत्र और आगे फिर शीतकालीन सत्र आ रहा होता है। तो मानसून सत्र, तो बजट सत्र के पहले समय में, मतलब पहले के कुछ दिनों में ही जो है भारत के राष्ट्रपति का फिर से विशेष अभिभाषण होगा। अब ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें कि वर्तमान में भारत के जो संविधान है उसमें पहले सत्र, नवगठित लोकसभा का जो पहला सत्र है उसके बारे में विशेष अभिभाषण की बात कही गई है, जबकि दूसरा जो है प्रावधान ये है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र, इसका मतलब ये हुआ कि आगामी जो 2 सत्र होंगे, मानसून सत्र और जो है शीतकालीन सत्र, उसमें भारत के राष्ट्रपति इस प्रकार से कोई अभिभाषण नहीं करेगा। ये वर्तमान स्थिति है। मगर जो है भारत के मूल संविधान मतलब किन की बात कर रहे हैं, जिनको भारत के संविधान निर्माताओं ने जो बनाया है उस मूल संविधान की बात कर रहे हैं। और मूल संविधान का मतलब 26 जनवरी 1950 को प्रवर्तित लागू संविधान, बिना संशोधन के। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के संविधान में जो पहला जो संविधान संशोधन अधिनियम जो पारित किया गया वो 1 वर्ष के भीतर ही, संविधान के प्रारंभ के 1 वर्ष के भीतर ही, इन द सेंस 1991 में ही ऐसा संशोधन ला दिया गया। कई संशोधन लाए जिनमें मौलिक अधिकारों के कुछ उनके लिमिटेशंस तय कर दिए हमने, ये तो प्रावधान है। मगर हमें अभी जो देखना है उस संविधान पहले संशोधन अधिनियम 1991 में ये प्रावधान भी किया गया कि ये प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में ये जो प्रावधान है, जबकि इसके पहले मूल संविधान में हुआ करता था हमारे पास में प्रत्येक सत्र में मूल संविधान में ये जो बातें हैं वहां लिखा हुआ था प्रत्येक सत्र में। प्रत्येक सत्र का मतलब समझ में आ रहा होगा कि राष्ट्रपति जो है वहां प्रत्येक सत्र, संसद के वर्तमान में जो 2 सदन हैं उनके जानते हैं कि उसमें 3 सत्र होते हैं, एक बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा जो है शीतकालीन सत्र। इसका मतलब यह है मूल संविधान में भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो प्रावधान किया गया है कि दोनों शब्दों में जो अलग अलग प्रकार के जो प्रावधान उसके अनुरूप वह प्रत्येक सत्र में अभिभाषण करेगा और अभिभाषण का अपना कारण बताएंगे। तो ये हो गया अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 87। इसीलिए जो है हमें इस दोनों अनुच्छेद को एक साथ समझने की आवश्यकता होती है। मतलब ये हुआ कि भारत के संविधान में जो है अनुच्छेद 86 और जो 87 है वो एक तरह से अगर कहा जाए तो यहां कुछ बेसिक जो सिद्धांत है, ये जो संवैधानिक जो आयाम है उसकी व्याख्या करता है। अनुच्छेद 86 और जो 87 है, अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 87 की कुछ ये जो है कुछ विशेष या संवैधानिक तत्वों की, संवैधानिक जो आयाम है उनको व्याख्या करता है, उनके बारे में बताता है। जैसे जो है इनमें भी हमने जो समझे कि भारत के राष्ट्रपति जो है राष्ट्राध्यक्ष के रूप में संसदीय प्रधान होने के नाते और साथ में वहां संघ की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान होने के नाते वहां जो है अभिभाषण करता है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों अनुच्छेदों में जो संवैधानिक आयाम है इसका,
जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो डायमेंशन है या जो संवैधानिक तत्व है यह कहा जाए। क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष के रूप में कौन है? भारत के राष्ट्रपति। मीन्स ये भारत के राष्ट्रपति जो है निर्वाचित राष्ट्रपति है। मतलब ये है कि भारत के संविधान में जैसे भारत को एक भारत गणराज्य बनाने की जो बातें हैं ये सीधे उससे जुड़ती है। इसका मतलब यहाँ जो है भारत के संवैधानिक यहाँ जो अनुच्छेद है इसमें गणराज्य, रिपब्लिक, गणराज्यवाद की विचारधारा इसमें निहित है। वैसे ही इस दोनों अनुच्छेद का यदि हम इसका राजनीतिक तत्व जो पॉलिटिकल एलिमेंट अगर देखना चाहें इस दोनों अनुच्छेद का, तो स्वाभाविक रूप से जैसे बताया मैंने कि यहां भारत के जो राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष के रूप में प्लस कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान के रूप में, संसदीय प्रधान प्लस कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान के रूप में इनको राष्ट्रपति को, इनके भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान ने कुछ निर्देश दिए हैं। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति के लिए एक संवैधानिक मार्गदर्शन है। ये सब इसका सिग्निफिकेंस है, इस अनुच्छेद का महत्व है। ये संवैधानिक मार्गदर्शन है किनको? भारत के राष्ट्रपति को, कि राष्ट्रपति का क्या दायित्व है। समझ रहे होंगे, संसदीय प्रधान होने के नाते भी दायित्व और संसद और संघ की कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते भी दायित्व। इसमें संवैधानिक मार्गदर्शन का जो बेसिक जो फिलॉसफी है इन दोनों अनुच्छेदों में ये छुपा हुआ है। तीसरा प्रशासनिक जो तत्व है इन दोनों अनुच्छेदों का, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एलिमेंट है इस अनुच्छेद का, वहां क्या है कि इसमें राष्ट्रपति को भारत के संविधान ने शक्ति दिया है। इसका मतलब ये है कि इसमें राष्ट्रपति का प्राधिकार, अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का प्राधिकार मतलब राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा उनको सशक्त किया गया है कि वहां इस प्रकार से कार्यों का संचालन करे। चौथा जो महत्वपूर्ण इनका जो संवैधानिक तत्व है, जो फिलॉसफी इसमें छुपी हुई है, जो विचार छुपा हुआ है, वह है सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित, सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित जो तत्व है, एलिमेंट है, वहां यह है। जैसे बताया मैंने कि भारत की राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों में समवेत एक साथ वहां अभिभाषण करते हैं। तो अभिभाषण करने के लिए वहां जो अभिभाषण जिनको देना है वो कौन है? जनता के प्रतिनिधि है जो अभी अभी जस्ट निर्वाचित होकर के आए हैं। कुछ तो नए भी हैं और कुछ उसमें पुराने हैं। तो उनको जो है उनको सरकार की नीतियां बता करके, उन जनप्रतिनिधियों को हम सरकार की नीतियां बता करके कि वहां जनता को अपनी नीतियों को बताएं। सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों को जनप्रतिनिधियों को बता करके हम जनता के प्रति जवाबदेह बना रहे हैं। तो जैसे भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत कैसा है, भारत किस प्रकार का देश होगा, यहाँ की राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार की होगी, लोकतांत्रिक होगी। और लोकतंत्र में जो है अंतिम रूप से सरकार की जवाबदेहिता किसकी होनी चाहिए, किस पर होना चाहिए? भारत की जनता पर। इसीलिए भारत की जो सरकार है, सरकार के जो संवैधानिक प्रमुख है, उनके द्वारा भारत की जनता के प्रति जवाबदेहिता तय कर दी। तो ये हमने समझ लिए अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 87, जिनमें मुख्य रूप से जो बातें हैं, एक
अभिभाषण की बात है 86 में, और 86 में ही जो है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा किसी लंबित विधेयक पर या कोई अन्य विषय है उस पर वहाँ संदेश भेज सकते हैं। उसके लिए वहाँ अपेक्षा कर सकते हैं कि यहाँ एक सदन या तो केवल एक सदन या फिर समवेत दोनों सदन वहाँ उपस्थित हो, वहाँ भाषण देते हैं। दूसरी बात है, मैंने जो 87 के बारे में बात किया, वहाँ क्या है, विशेष अभिभाषण है, और विशेष अभिभाषण वहाँ 2 अवसरों में देते हैं। एक पहला जब नवगठित लोकसभा का जो पहला सत्र प्रारंभ हुआ उसमें, और दूसरा जो है वर्ष के प्रत्येक सत्र में, वर्ष के आरंभ के जो प्रत्येक सत्र है उसमें। जबकि मूल संविधान ने बताया मैंने कि वहां पर ऐसा नहीं था, वहां पर प्रत्येक सत्र था। तो इस प्रकार से भारत के संविधान के अनुच्छेद 86 और 87 जिनमें भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा है, ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्यात्मक रूप से भी और वैसे ही मुख्य परीक्षा के लिए भी, चाहे इनकी विशेषताओं को लेकर के हो, चाहे इनके प्रावधानों के लेकर के हो, चाहे उनके महत्व को लेकर के हो, या फिर राष्ट्रपति की शक्ति या फिर राष्ट्रपति की स्थिति को अगर समझाना है, आपको बताना है, क्योंकि हमने यहाँ पर राष्ट्रपति की एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में भी स्थिति, एक संसदीय संवैधानिक प्रधान के रूप में भी स्थिति, वैसे ही कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान के रूप में भी स्थिति, 3 स्थिति की बात कर ली हमने। इसको भी यदि हमें बताना हो तो भी ऐसे ही इस अनुच्छेदों को समझने की आवश्यकता है। संविधान की जो समझ अगर यह मौलिक है तो स्वाभाविक रूप से हम निश्चित रूप से प्रश्नों को बहुत बेहतर प्रकार से हल करने की संभावनाएं बनती है। और जैसे वर्तमान में अभी हाल ही में कल और पिछले जो कुछ दिनों से जो लगातार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का जो मुख्य परीक्षा जो कंडक्ट हो रहा था, मुख्य परीक्षा जो चल रहा था, उसके प्रश्न की प्रकृति अगर आप देखे होंगे तो अब ये तो बिल्कुल समझ गए होंगे कि अब पहले जैसे जो है पीएससी नहीं रहा गया है। अब उनके प्रश्नों की जो स्वरूप है उसमें बदलाव आ गया है, एक आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन उसी तरह का है या उसी दिशा की तरफ इशारा कर रहा है जैसा यूपीएससी का है। इसीलिए अब हमें अपनी तैयारी को और अभी बेहतर करना है। ये हमें बहुत सोचने की आवश्यकता है कि स्पष्ट रूप से जो है पीएससी अपने प्रश्न पत्रों के माध्यम से, मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों के माध्यम से बता रहा है कि हम बदलाव कर रहे हैं, हम बदलाव, समय बदल रही है, तो सभाई के शासन प्रशासन की जो आवश्यकताएं हैं वो बदल रहा है, उसके अनुरूप भी पीएससी को बदलना होगा। इसीलिए सरकार की नीतियां बदल रही है, सरकार के दृष्टिकोण बदल रहे हैं, विकास के लिए कई मापदंड स्थापित करने हैं, तो उनके लिए बहुत नॉलेजेबल ऑफिसर्स की आवश्यकता होती है, सरकार की नीतियों को समझे जाने। इसीलिए वर्तमान में भारत के संविधान की जो महत्ता है, संवैधानिक प्रधानों की महत्ता है, शासन के संदर्भ में, प्रशासन के संदर्भ में कई बहुत महत्वपूर्ण विषयों से प्रश्न पूछे गए हैं, और ऐसी विषय जहां से पहले कभी प्रश्न उस तरह से नहीं पूछे जाते थे। हमें अपनी तैयारी को यदि और पैनी करनी है, मजबूत करना है, तो निश्चित रूप से हमें ऐसे ही जो है समझने की आवश्यकता है, चाहे वह भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद के प्रावधान को हो तो, या फिर किसी और विषय से संबंधित, छत्तीसगढ़ से संबंधित है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है, किसी भी विषय से संबंधित, ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही मैं और जो कुछ बर्निंग जो कुछ विषय आएंगे उस पर मैं और आगामी जो लेक्चर सीरीज होंगे, मेरे अलग अलग लेक्चर होंगे, उस पर मैं लगातार उपलब्ध होता रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।